हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स को। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिमांड, और आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन मींस फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। तो डिमांड तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। डिमांड कितने टाइप्स की होती हैं और इसके हिसाब से उसके फैक्टर्स कौन से हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर फर्म। तो अगर उसकी डिमांड की बात करें तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम। तो इसमें किस बात को ध्यान रखना है, किसी कमोडिटी, किसी गुड्स या सर्विसेज की ऐसी क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय, जो खरीदने की इच्छा भी रखता है और उसको खरीदने के लिए एबल भी है, यानी कि उसके पास इनफ परचेजिंग पावर है, पूरी मनी है जिससे कि वो उस चीज़ को खरीद पाए एट ईच पॉसिबल प्राइसेस। पॉसिबल प्राइसेस मतलब कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं प्राइसेस, उस प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी कि एक साल, एक महीने, एक हफ्ते, या ये पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है और उसके लिए खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी उसके पास है, और जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से वो किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में वो उस चीज़ को खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम में जो भी मार्केट में अवेलेबल प्राइसेस हैं उसके हिसाब से अगर वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए एबल भी है, विलिंग भी है, तो उस क्वांटिटी को इंडिविजुअल डिमांड कहा जाएगा। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या होती है, it refers to the commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible prices during a given period of a time। तो मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर उन सबको उनकी डिमांड को एग्रीगेट कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, उनकी अगर जो भी डिमांड है उनको अगर सम कर दिया जाता है तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। कैसे कंज्यूमर्स, जो विलिंग एंड एबल टू बाय, उस चीज़ को खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, खरीदने के लिए एबल भी हैं, जो पर्टिकुलर प्राइजेस चल रहे हैं उसके मार्केट में कि 10 रुपीज़ पर इतनी क्वांटिटी खरीदी जाएंगी और 20 रुपीज़ पर इतनी क्वांटिटी खरीदी जाएंगी। तो जो भी है मार्केट में, जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक चॉकलेट है, अगर 50 रुपीज़ की है तो 10 क्वांटिटीज़ खरीदी जाती हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते रहेंगे डिमांड कम होती चली जाती है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर वो चॉकलेट 100 की हो जाती है तो 5 क्वांटिटी खरीदेंगे, और अगर वो चॉकलेट 150 की हो जाती है तो 3 क्वांटिटी खरीदेंगे। तो इस हिसाब से जो भी इंडिविजुअल डिमांड होती हैं उन सबकी डिमांड को, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को अगर प्लस कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इससे पहले जो हमारा डिमांड वाला लेक्चर है आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन या फैक्टर्स ऑफ द डिमांड। तो हम इंडिविजुअल डिमांड के पहले पढ़ेंगे और उसमें ही थोड़े से 3 फैक्टर्स और हैं, वो और प्लस कर दिए जाए तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स कौन से होते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं, मेन 5 फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं उसके खुद के प्राइस। नंबर 2 है, अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पहले से देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उससे जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है और सप्लीमेंट्री भी हो सकती है। ये भी हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। इसका सिंबल होता है PR। ओके, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं कि इनकम बढ़ने पर किसी चीज़ की जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाती है, और इनकम कम होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाती है। फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है डिमांड, कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए उसका टेस्ट है, वो प्रेफरेंस देता है, तो डिमांड ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर, इसको हम ऐप से डिनोट करते हैं। तो अगर इन फ्यूचर गिवन कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। तो ये 5 फैक्टर्स तो थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के। इसमें अगर ये 3 फैक्टर्स और ऐड कर दिए जाएँ
तो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल, तो ये 5 तो हैं और 3 और ऐड कर लें, टोटल 8 फैक्टर्स होते हैं हमारे मार्केट डिमांड के। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे सिर्फ मार्केट डिमांड पूछी जाती है तो आपको 8 फैक्टर्स बताने हैं, और अगर इंडिविजुअल डिमांड पूछा जाता है तो 5 फैक्टर्स बताने हैं। तो ये 3 कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का साइज यानी कि पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, और कंपोजिशन कैसा कंपोजिशन है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। मेल में भी ये है कि चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है, यंग एज के कितने हैं, और ओल्ड एज के कितने हैं, तो इसी तरह फीमेल में भी। तो ये साइज एंड कंपोजिशन को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करती है डिमांड, कि अगर किसी चीज़ का सीजन है, मान लो रेनी सीजन है, तो रेनकोट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नहीं है तो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अनइक्वल है तो डिमांड डिक्रीज होगी। अब हम इन फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, जो दोनों की कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले था हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं उसके प्राइस पर भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है। This is the most important factor of the affecting demand. There exists an inverse relationship between price and quantity demanded. तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है और डिमांड क्या होती है, इनमें भी डिफरेंस है। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए कि जो हम गुड्स खरीदना चाहते हैं, गुड्स या सर्विसेज जो हम खरीदना चाहते हैं, उसे कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और जिस प्राइस पर वो मार्केट में अवेलेबल है, इससे हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। कैसे होती है? इट मीन्स इन प्राइसेस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है इफ प्राइसेस इंक्रीज देन द डिमांड इज डिक्रीज। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है इसमें, अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरे डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको प्राइस को देखेंगे। प्राइस के बेस पर ही क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड होती है। तो प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है तो उससे हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है कंज्यूमर का वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि जितना हम मनी उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, हो सकता है वो हमें इतना सेटिस्फेक्शन ना दे। ठीक है, अगर वही चीज़ हमें कम कॉस्ट पे मिलेगी, कम प्राइस पे मिलेगी, तो वो हमें ज़्यादा सेटिस्फाई देती है। तो इसको आने वाले टाइम पे जो हमारा कंज्यूमर डिमांड वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की वीडियोस नहीं बनाई है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। ओके, फिलहाल हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि भाई प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पर डिपेंड करता है डिमांड। ठीक है, जैसे कि इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी से कॉफी इंक्रीजेज, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी फॉल, इन सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉफी विल फॉल ड्यू टू राइज ऑफ द प्राइस। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें, कि अगर प्राइस है, मान लो हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि कंज्यूमर उसे जितना परचेज करना चाहता है वो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी, और वो कम गुड्स की डिमांड करेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉफ़ी विल बी फॉल। तो क्या होगा कि उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, क्योंकि कॉस्टली प्राइस पर हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर इतना प्राइस देंगे तो हम इतनी क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे। इसके साथ हमारे और फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे कमोडिटी के, तो उसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इट इज़ फंक्शन ऑफ द प्राइस, ये पी एक्स पे डिपेंड करती है। तो अगर हम डिमांड फंक्शन निकालते हैं तो हमारा क्या होगा? डिमांड इक्वल टू फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसके सारे फंक्शंस जब सारे हम डिमांड पढ़ लेंगे तो सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हमने पी एक्स की बात की है गिवन कमोडिटी के प्राइस पर। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड नोन एज लॉ ऑफ डिमांड इज डिस्कस इन द सेक्शन लॉ ऑफ डिमांड। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे ना, और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। इफ द प्राइस ऑफ इंक्रीज ऑफ द कमोडिटी then the quantity of that commodity will be decreased. Okay, the following determinants are termed the other factors or factors other than price। तो सबसे मेन जो हमारा है ना लॉ ऑफ डिमांड, तो सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर ही डिपेंड करेगा कि किस कमोडिटी को हम खरीदना चाहते हैं उसके प्राइस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो रिलेशन होगा वो तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होगा। उसके अलावा भी हमारे और फैक्टर्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स को, जिसको हम पी आर से डिनोट करते हैं,
ओके। तो रिलेटेड गुड्स आर गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज ए चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, तो अगर रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि अगर एक चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरी कमोडिटी के जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या है, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि रिलेटेड गुड्स होते क्या है। तो रिलेटेड गुड्स टू टाइप के होते हैं, एक तो सब्सिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्सिट्यूट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक को हटाकर हम दूसरे को आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी गुड्स जो कि एक के स्थान पर आसानी से यूज की जा सकती है दूसरी, वो से हम कहते हैं सब्सिट्यूट गुड्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, those goods can be used in place of other goods for satisfaction of a particular want, like soft drink और juice। तो अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी पसंद है और जूस भी पसंद है, अगर सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या करोगे, आप इसकी डिमांड को कम कर दोगे और जूस की डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको जूस भी पसंद है तो आप सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय आप उसको सब्सिट्यूट कर सकते हो किससे, जूस से। तो एन इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट लीड्स टू बी इंक्रीज ऑफ द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या कहा है कि अगर गिवन कमोडिटी के प्राइस, मान लो आप सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना चाहते थे, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, इसकी सब्सिट्यूट गुड्स की, मतलब जूस की। ओके, क्योंकि अगर सॉफ्ट ड्रिंक के प्राइस बढ़ गए तो आप सॉफ्ट ड्रिंक ना खरीद कर जूस परचेज कर लोगे, क्योंकि उससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इफ प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स से सॉफ्ट ड्रिंक इंक्रीज, देन डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी से जूस विल बी राइज एज जूस विल बी बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। क्या हुआ कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक के प्राइस बढ़े, मान लो पहले दोनों 50 रुपीज़ के आपको मिलते थे, अब क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गई 60 रुपीज़ की, जूस अभी भी 50 रुपीज़ का ही है। तो क्या हो गया कि जूस है ना, वो कंपैरेटिवली चीपर है सॉफ्ट ड्रिंक से। ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दोनों से सेम ही मिलती है, तो अगर सॉफ्ट ड्रिंक के इंक्रीज होंगे प्राइस तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जूस की। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सो डिमांड ऑफ ए गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। तो इसमें डायरेक्टली रिलेशन होता है, एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो उसकी सब्सिट्यूट गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। Substitute goods are also known as comparative goods, competitive goods, क्योंकि इसकी प्रतियोगी वस्तु हो गई ना, competitive goods, and as demand for a given commodity is directly affected by change in the price of substitute goods। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि भाई जो competitive goods होते हैं उनके प्राइस, अगर किसी एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरी जो उसकी competitive goods है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सब्सिट्यूट गुड्स के। जैसे टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी दोनों से मान लो सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस तो हमने बताया था, पेन और पेंसिल हो गया, इंक पेन और बॉल पेन हो गया, राइस एंड बीट, ठीक है, और ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक हो या फिर फिजिकल बुक हो, तो ये भी हमारी क्या होती है, सब्सिट्यूट गुड्स होती है। ठीक है, तो एक के प्राइस इंक्रीज होंगे तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और वाइस वर्सा, ये होता है सब्सिट्यूट गुड्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो एक के साथ दूसरी भी साथ साथ यूज होगी। जैसे कि कार के साथ पेट्रोल, अगर कार है तो पेट्रोल भी चाहिएगा, और अगर पेट्रोल है तो उसके लिए कार भी चाहिएगी, कार या बाइक जो भी है। तो ऐसी गुड्स जो साथ साथ यूज होती हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट, लाइक ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर कह सकते हैं कि अगर आपको ब्रेड और बटर ही मतलब ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाकर ही खाते हैं, तो अगर ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो बटर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका रूल क्या है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू ए डिक्रीज ऑफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो अगर इसमें क्या होता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, तो अगर एक के प्राइस इंक्रीज होंगे तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल,
If price of the complementary goods, say petrol, increases, then the demand of the complementary goods, say car, will fall, as it will be the relatively costlier to use both goods together. इसका क्या मतलब है कि अगर हमें दोनों को एक साथ यूज करना है, तो अगर आपके पास कार है और आपको पेट्रोल चाहिए, वो हो गया कॉस्टली, तो कार की डिमांड कम हो जाती है. सो डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस चेंज होते हैं ना, तो इनकी जो डिमांड है ना, ये इनवर्सली अफेक्टेड होती है. अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरी जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. या फिर अगर किसी गुड्स के, मान लो कार सस्ती हो जाती है, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कार खरीदेंगे और कार के साथ पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के. जैसे कार और पेट्रोल, टी एंड शुगर, पेन एंड रिफिल, ब्रेड एंड बटर, bricks and cement, shoe and laces, shirt and trouser, bulb and electricity, etc. तो एक दूसरे के बिना ये यूज नहीं की जा सकती, दोनों की डिमांड एक साथ होगी, तो एक के प्राइस इंक्रीज होंगे तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. थर्ड फैक्टर है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इसको हम वाई से डिनोट करते हैं. Demand is also affected by income of the consumer. However, the effect of the change of income of demand depends on the nature of the जो commodity under consideration. ठीक है, तो अगर हम जो भी बात करें ना, नॉर्मल गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, देखो दो तरह की गुड्स होती हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक गिवन गुड्स. ठीक है, इसको इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं. तो हम जो भी बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे. तो इसमें क्या है कि अगर चेंज ऑफ इनकम होती है ना, तो डिमांड जो है ना, वो चेंज हो जाती है. ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज हो गई कंज्यूमर की, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. सो वी कैन से दैट इसमें भी क्या है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है. अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो इफ द गिवन कमोडिटी इज ए नॉर्मल गुड्स, देन द इंक्रीज ऑफ द इनकम लीड्स टू द राइज ऑफ द डिमांड, while the decrease in income reduce the demand. ओके, तो अगर नॉर्मल गुड्स है ना, ओके, तो उसकी जो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा. नॉर्मल गुड क्या है? ए नॉर्मल गुड दैट एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ द कंज्यूमर इनकम. तो ऐसी चीज जो कि नॉर्मल गुड है, जिसे आमतौर पर कंज्यूमर है पसंद करता है खरीदने के लिए, तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वो डिमांड भी बढ़ा देगा. अब हम कहते हैं कि बात कर लेते हैं, नॉर्मल गुड की बात की है, अब इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं. इफ द गिवन कमोडिटी इज एन इन्फीरियर गुड, देन एन इंक्रीज ऑफ द इनकम रिड्यूस द डिमांड, व्हाइल ए डिक्रीजेस ऑफ द इनकम लीड्स टू द राइज ऑफ द डिमांड. तो इसमें कहता है कि अगर इन्फीरियर गुड्स है, तो उसमें अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, तो वो चीज जो उसे पहले कम पसंद थी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज महंगी होती है तो लोग थोड़े से कम रेट वाली गुड्स खरीद लेते हैं. ठीक है, लेकिन अगर अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाएगा और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देगा. तो हम कह सकते हैं कि इनकम में और इन्फीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि इनकम और नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. ठीक है, तो इसको सम अप कर लेते हैं कि भाई अगर कोई नॉर्मल गुड्स है जिस पे कंज्यूमर आमतौर पे खरीदता है, तो उसकी इनकम में और उस गुड्स की जो क्वांटिटी परचेज की जाएगी, डिमांड की जाएगी, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी और वाइस वर्सा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकम में और नॉर्मल गुड्स में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इनकम और इन्फीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होती है. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक हमारा आएगा. अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऐसी नॉलेज देने के लिए बताया था. अब कहते हैं इट इज नॉट द कंज्यूमर बट द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर विच डिटरमाइंस whether a good is normal or inferior. So inferiority is a relative concept. तो inferiority क्या है? relative concept है. अब relative concept क्या होता है? Relative concept refer to the concept that is based on depend on something as such as comparison. अगर हम दो चीजों का comparison करते हैं तो relative concept हो गया. मान लो किसी के लिए कोई inferior goods है, दूसरे के लिए वही जो है वो नॉर्मल गुड्स है. वो डिपेंड करता है इनकम पर. ठीक है, तो जैसे मान लो हम कहते हैं कि हैप्पीनेस इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इट कुड मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है हैप्पीनेस का मतलब. कोई बहुत पुअर होता है लेकिन फिर भी खुश रह सकता है, और कोई बहुत रिच होता है तो वो भी हो सकता है खुश ना हो. तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट ये होता है. फिलहाल हमारा जो हम बात करें मनी की,
ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में तो मनी की बात करते हैं। तो इसमें मान के चलते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ मेरी निगाह में नॉर्मल गुड्स है, मैं उसे खरीदना चाहूँगी, हो सकता है जो बहुत रिच पर्सन है उनके लिए वो क्या हो, इंफीरियर हो, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है कि जो मेरे लिए इंफीरियर है वो जो पुअर पर्सन है उनके लिए सुपीरियर हो। तो ये तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आप बस इतना समझिए कि अगर इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और अगर इंफीरियर गुड्स है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि इनकम के बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, उल्टा रिलेशन होता है, एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब है फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। द इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम हैबिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि टेस्ट क्या है हमारा, एक कुछ होता है टेस्ट है, जो आजकल कोई चीज़ फैशन में है तो वो चीज़ हमारे टेस्ट में होगी तो हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे। वही चीज़ अगर फैशन में नहीं होगी तो उसके रेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कोई कस्टम में है या कोई किसी चीज़ की हैबिट है, या फिर हम किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है, आईसीयू में है, उसके लिए पर्टिकुलरली किसी इंजेक्शन की बहुत नीड है इसी समय, तो क्या हो गया, प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको। तो उस पर भी डिपेंड करता है, फिर हम उसमें प्राइजेस को नहीं देखते। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं या हमें हैबिट है या किसी चीज़ का हमें पर्टिकुलर टेस्ट है तो हम उसी चीज़ को खरीदेंगे, फिर वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मान लो किसी चीज़, मैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही यूज़ करती हूँ, तो अगर वो कॉस्टली भी हो जाएगा क्योंकि मुझे उसका टेस्ट है, मुझे उसकी हैबिट है, तो फिर मैं उसी चीज़ को परचेज करूँगी। ओके, तो इफ़ ए कमोडिटी इज इन फैशन और is preferred by the consumer, the demand for a such commodity rises। तो अगर कोई कमोडिटी है, फैशन में है, या उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, या उसकी हैबिट है, या वो कस्टम में है, तो उसके जो कमोडिटी की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। On the other hand, demand of the commodity falls if the consumer have no taste or habit for the commodity। मान लो किसी चीज़ की हैबिट नहीं है, तो अगर हैबिट नहीं है और उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, उस कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो हो सकता है मैं उसकी डिमांड को कम कर दूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर भी डिपेंड करती है डिमांड। अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस है, हैबिट है किसी चीज़ की, तो हम उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और नहीं है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो सकती है प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस चेंज होने से कि उसकी सिर्फ हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, उससे भी हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि इफ ए प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, देन द पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी व्हेन देन व्हाट दे बाय नॉर्मली। तो अगर कोई कंज्यूमर है, उसे लगता है कि आने वाले टाइम में किसी चीज़ की डिमांड वो प्राइस बढ़ने वाले हैं। सपोज आप स्टूडेंट हो, आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो, आपको लगता है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर लैपटॉप के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप उसे नहीं खरीद रहे थे, लेकिन अब आप उसे अभी पर्टिकुलरली उसकी डिमांड बढ़ा दोगे इससे पहले कि उसके प्राइस इंक्रीज हो। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे अब दिवाली आने वाली है 2-3 महीने बाद, तो प्राइजेस डिक्रीज हो सकते हैं, दिवाली ऑफर आएगा, तो अभी आप उसे खरीद रहे थे, लेकिन आप क्या करोगे, 2-3 महीने तक वेट करोगे कि जब उसके प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तब आप खरीद लोगे। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, इस पर भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। तो दिस एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइसेस इन फ्यूचर एंड चेंज इन द डिमांड इन करंट पीरियड। ठीक है, तो फ्यूचर में होंगे प्राइस चेंज, तो करंट पीरियड की डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ए कार, एसी या हाउसेज एक्सेट्रा इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट डिमांड विल बी राइज। ठीक है, अगर आपको लगता है कार हाउसेज वगैरह के जो प्राइसेस हैं फ्यूचर में इंक्रीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो उसकी डिमांड आप अभी करंट पीरियड में ही इंक्रीज कर दोगे, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, ये 5 थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांड में हम बाद में देखेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं कि ये तो हमारे हो गए मार्केट इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स। ठीक है, अब हमने कहा था कि मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स है उसमें 3 फैक्टर्स और ऐड कर दो, तो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो मार्केट डिमांड में हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी। जो हमने इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स पढ़े हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही इन एडिशन सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्टेड मार्केट डिमांड। वो अदर फैक्टर कौन से हैं, ये 3 फैक्टर्स और हैं। एक तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन राइजेस
द मार्केट डिमांड, वाइल डिक्रीजेज द पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। तो अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, तो मार्केट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या होती है, सारे जो कंज्यूमर्स हैं उन सबकी डिमांड को प्लस कर दिया जाए तो मार्केट डिमांड बनती है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगी, और पॉपुलेशन रिड्यूस होगी तो मार्केट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इट मीन्स इसमें इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड डिमांड। इसी का सेकंड पार्ट है कंपोजिशन ऑफ द डिमांड, क्योंकि हमने साइज एंड कंपोजिशन की बात की थी। तो कंपोजिशन ऑफ द डिमांड में कहते हैं रेशियो ऑफ मेल्स, फीमेल्स या चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्टेड द डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी। ठीक है, तो जो हम देखते हैं कि क्या रेशियो है, जो हमारे जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और उनमें भी चिल्ड्रन कितने हैं और ओल्ड पीपल कितने हैं, इस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन के कंपोजिशन से डिपेंड करती है डिमांड। जैसे कि मोर चिल्ड्रन, मोर टॉयज, चॉकलेट, बुक, फैशन गुड्स आर डिमांडेड। तो अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उसमें टॉयज और चॉकलेट ज़्यादा चाहिएंगी, ठीक है, और अगर उसमें यंग एज के जो हैं चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो बुक्स और फैशन गुड्स वगैरह की डिमांड करेंगे ज़्यादा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कंपोजिशन कैसा है। मार्केट डिमांड का एक जो हमने और ऐड किया उसमें एक और है सीजन एंड वेदर, ठीक है। तो सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्टेड द मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी। जैसे कि एग्जांपल देख लें, डिमांड ऑफ द अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट इंक्रीजेज इन रेनी सीजन, डिमांड ऑफ द जैकेट्स, स्वेटर्स एक्सेट्रा ये जो है ये हमारे विंटर सीजन में इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज इन द विंटर सीजन, डिमांड ऑफ द एसी इंक्रीजेज इन द समर और वाइस वर्सा, ठीक है। तो गर्मियों में एसी की डिमांड बढ़ जाती है सीजन चेंज होने से। अगर रेनी सीजन है तो जैकेट्स, ये अम्ब्रेला की और रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर विंटर सीजन है तो जैकेट, स्वेटर्स वगैरह की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रेट वही रहेगा, लेकिन अगर सीजन आता है तो उस पर डिमांड ज़्यादा होती है, और उसी प्राइस पे अगर सीजन नहीं है तो लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसका एक और फैक्टर है distribution of the income. If income of the commodity is equally distributed, then market demand of a commodity for the commodities will be more. क्या मतलब है इसमें कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, मतलब जो इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इक्वल है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर अनइक्वल है तो डिमांड कम हो जाएगी। वो क्यों होगा, क्योंकि अगर सबको इनकम बराबर मिली हुई है, लगभग थोड़ी सी अप डाउन को छोड़ दिया जाए, तो अगर इनकम लगभग सभी के पास है तो सभी जो कंज्यूमर्स हैं गुड्स की डिमांड करेंगे, और अगर इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, किसी को बहुत ज़्यादा इनकम मिलती है, बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि रिच लोग उस कम्युनिटी को इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि ऑलरेडी दे हैव परचेज इट, बट जो पुअर लोग हैं वो इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि दे हैव नो मनी टू परचेज इट। ओके बेटा, तो ये क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर भी हमारी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो डिमांड ज़्यादा होगी, या फिर अगर अनइक्वल है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो टोटल हमारे जो फैक्टर्स हो गए मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले, वो कौन से हैं? टोटल हमने 5 बोले थे, ये जो 5 थे 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के दोनों के सेम ही है, और 6 7 8 जो है वो मार्केट डिमांड में और ऐड कर देते हैं। तो मार्केट डिमांड के को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं 8, और इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर हैं 5। तो एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसे हम PX से डिनोट करते हैं। रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसे हम PR से डिनोट करते हैं। इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को हम T से डिनोट करते हैं। साइज एंड कंपोजिशन को हम S से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर जिसको हम F से डिनोट करते हैं। सीजन एंड वेदर को भी हम S से डिनोट करते हैं, सॉरी पॉपुलेशन साइज को हम P0 से डिनोट करते हैं। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम D से डिनोट करते हैं। तो टोटल जो हमारे ये फैक्टर्स हो गए मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले, वो हो गए हमारे एक तो PX, PR, Y, टेस्ट, और ये हमारा हो गया था एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, ठीक है, प्राइसेस चेंज इन फ्यूचर। ये तो दोनों के कॉमन है, मार्केट डिमांड के भी और इंडिविजुअल डिमांड के भी। अगर इसमें हम 3 और ऐड कर देते हैं, पॉपुलेशन साइज, ठीक है, सीजन और वेदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये टोटल 8 हो जाते हैं हमारे मार्केट डिमांड के। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।